फर्स्ट सेट का, पार्ट थर्ड का 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो तीसरा पार्ट है। 10 क्वेश्चन से अब आगे करना है। ये 10 क्वेश्चन हो चुके थे। 11 नंबर में अब हम लोग चलेंगे। ग्यारह का सवाल है, निम्नलिखित में, यानी नीचे जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? कौन सा भाग है जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता है? पहला है प्रस्तावना, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है न्यायिक समीक्षा, पांचवा इनमें से कोई नहीं। प्रस्तावना को किया जा चुका है 76 में, 42वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कई बार हो चुके हैं। मौलिक अधिकार भी किए जा चुके हैं, तभी तो 7 से 6 मौलिक अधिकार हो गए। लेकिन न्यायिक समीक्षा को नहीं किया जा सकता है। संविधान में के अनुसार न्यायपालिका चूंकि हमारी स्वतंत्र है, इस कारण न्यायिक समीक्षा का कभी भी विधायिका द्वारा कभी भी इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ होगा। इसका घ उत्तर होगा कि इसके लिए क्या है कि न्यायपालिका को जो है, इसको अधिकारिता बढ़ाने की शक्ति है, लेकिन न्यायपालिका को घटाने की शक्ति नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया घ नंबर, यानी कि न्यायिक समीक्षा का संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान न्यायपालिका को अपना अधिकार बढ़ाने का शक्ति दिया है, लेकिन उसकी अधिकार घटाने की शक्ति नहीं दिया है। इसका शक्ति प्लस होगा, माइनस कभी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल में जाते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो पता ही है कि हमारा जो संविधान है, कुछ आलोचक इसको उधार का संविधान कहते हैं, यानी कि दूसरे देश के संविधान से कॉपी कर लिए। हालांकि ये गलत है, ऐसा सोचना गलत है। संविधान कई देशों के थे। संविधान ये बेसिकली एक सिंपल सी समझिए कि एक व्यक्ति घर बना रहा है। पहले ये घर बनाया ए, फिर बी घर बनाया, फिर सी घर बनाया, फिर डी घर बनाया। अब जब ई घर बनाएगा तो वो जरूर है कि वो इन चारों को क्या करेगा, अवलोकन करेगा कि भाई ये चारों का घरों में क्या क्या खासियत है, क्या क्या खराबी है। ए से पूछा भाई तुम किसका ईटा लिया था, इसका लिया। सीमेंट इसका, ए बोला कि देखो इसका सीमेंट मत लेना। या ये नहीं भी पूछा, ये देखा कि ए जो है फलना कंपनी का ईटा यूज किया, अच्छा था, लेकिन उसका सीमेंट खराब था। बी फलना कंपनी का सीमेंट जो है यूज किया, वो बहुत अच्छा था। सी जो है फलना कंपनी का जो है उसका जो छड़ होता है, सरिया, वो यूज किया, बहुत अच्छा था। ई क्या किया, उन सबको कंक्लूजन करके एक घर बनाया। तब इसका मतलब ये नहीं कि ये चोरी किया या कॉपी किया। जो बाद में बनता है वो पूर्व से अपडेट होता ही है, ये तो स्वाभाविक है। तो सवाल यही है कि संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया। संशोधन का प्रस्ताव भी कहा जाता है कि असल में हम लोग जिसे उधार कहते हैं, ये एक्चुअली आप लोग इसलिए समझ लीजिए, अगर यदि कभी मेंस में संविधान की विशेषताएं में लिखना हो तो इसे कभी भी ये मत लिखेगा ये संविधान में नकारात्मकता है या संविधान में ये कमी है कि हम लोग कई देशों के संविधान का कॉपी किए हैं, चोरी किए हैं। ये सब बचपना वाली बात है, बल्कि ये पॉजिटिव में लिखना है कि हमारा संविधान विश्व के कई प्रमुख देशों के संविधान की अच्छाइयों से प्रेरित है। उदाहरण के लिए अमेरिका से मौलिक अधिकार लेना, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लेना, ये लिखना है। फिर यदि नकारात्मकता में अगर पूछा है तो आपको तब लिखना है कि कुछ आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान उधार का संविधान है, क्योंकि ये इसमें कई देशों के संविधान के प्रमुख बातों को लिया गया। लेकिन कोई जिन बातों को लिया गया, देखिए चोरी कब कहेंगे, जैसे उसका देखे ले लिए,
चोरी कब कहा जाएगा? हाँ, अमेरिका में मौलिक अधिकार है, ले लिए, लेकिन हम लोग उस प्रकार से नहीं लिए। हम लोग मौलिक अधिकार का कंसेप्ट लिए, अमेरिका कुछ और मौलिक अधिकार देता है अपने नागरिकों को, हम लोग कुछ और देते हैं, हमारा देश का संविधान कुछ और देता है। हम कंसेप्ट लिए हैं, उनसे हम प्रेरित हैं, लेकिन कुछ आलोचक मानते हैं कि ये उधार का संविधान है। तो आपको आलोचकों को जोड़ के लिखना है, ताकि आप पर आपके विषय में जो चेक करने वाले हैं कोई नकारात्मक ना सोचे, क्योंकि हो सकता है चेक करने वाला उस विचारधारा का ना हो, वो तो ऑलरेडी काफी पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या सोचेगा कि नहीं ये अपने संविधान के बारे में इतना गलत समझता है, उधार का संविधान कहता है, ये सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब भी सरकार या संविधान का कुछ कमियां लिखना होती है, तो उसमें आलोचक को जोड़ दिया जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राजनीतिक चिंताओं के अनुसार इस प्रकार से लिखा जाता है। सीधे तरीके से नकारात्मक नहीं लिखना। सकारात्मक आप लिख सकते हैं सीधे तरीके से, नकारात्मक कोशिश करना है नहीं लिखना है सीधे तरीके से। या किसी रिपोर्ट को बेस बना करके दिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार, किसी संस्थान के या सरकारी रिपोर्ट के अनुसार को ही बेस बना करके दिए। तो सवाल था, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला विकल्प है इसमें जर्मनी, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा स्पेन, चौथा इटली, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। जर्मनी से हम लोग आपात लिए हैं। स्पेन और इटली से शायद ऐसा कुछ लिया नहीं गया है, जहां तक है इसको देखना होगा। 20 देशों से है, जो कि हम लोग प्रमुख रूप से 20 देश है जिनसे कि लिया गया है। ऐसे तो जोड़ने चलेंगे तो बहुत सारे देशों से आ जाएगा, लेकिन ये हम लोग प्रमुख लेके चलते हैं। स्पेन और इटली का ऐसा कोई माइंड में भी है नहीं, वह नोट्स में देखना होगा। एक नोट्स आज भेजे भी थे। देखिए, जब एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रश्न को समझिएगा, यदि जैसे आपसे पूछ रहा है कि विशेषता बताए, अब विशेषता किसी व्यक्ति का, आपका विशेषता पूछा है, तो विशेषता में गुण भी आता है, अवगुण भी आता है, यानी कि उसकी खूबियां भी लिखना है और कमियां भी लिखना है। खूबियां, ज्यादातर खूबियां होता है, पहले इस पे ज्यादा फोकस करना है। कमियां लिखना है, तो कमियां में जैसा कि बताए सीधे तरीके से ना लिख करके क्या करना है, इनको आलोचकों के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार या किसी एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार, किसी राजनीतिक विद्वान के अनुसार इनको बेस बना करके लिखना है, इसको बीच में रख के लिखना है, ताकि चेक करने वाले को लगे कि नहीं ये जो बोल रहा है इनके आधार पे बोल रहा है, सीधे आपके माथे पर ना आए। अब है जब ये दोनों लिख लिए, तो उसके बाद कंक्लूजन जो लिखना है इसका, देखिए ये जो आप लोग प्रेशर लेते हैं ना, कंक्लूजन लिखना है नहीं लिखना है, ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत से प्रश्न है जिसमें आप कंक्लूजन नहीं भी लिखे हैं चलेगा, वो आपके उत्तर का प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। आप अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के आंसर में कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। ज्यादातर विद्यार्थी क्या है, वो एक रट लेता है, वो रट लिया कि हमको अब कंक्लूजन लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो लिख रहा है, जो चीज वो पहले लिख चुका है उसी को वो लिख रहा है, यानी कि वो रिपीटेड कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं, अगर हम अपनी सारी बातें बोल चुके हैं तो कंक्लूजन नहीं लिखना है। और यदि आप नहीं लिख के, सारी बातें नहीं की, आपको लग रहा है कुछ चीजें हैं, तो उसको कंक्लूजन में पेश कर दिए, उसको कंक्लूजन के माध्यम से लिख दिए। लेकिन यदि पहले ही सब कुछ स्पष्ट हो चुका है या भूमिका में ही हो चुका है स्पष्ट, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने का। और सामान्यतः कंक्लूजन लिखा जाता है जब कोई तुलनात्मक बात होती है, जैसे कि पूछा गया कि बताए कि सरकार का इस योजना से क्या परिवर्तन हुए हैं या क्या परिवर्तन हो सकते थे। ये एक तुलनात्मक हो गया कि पहले क्या थी, अभी क्या स्थिति थी। या फिर सरकार ने यो योजना लाई है, इसके विषय में प्रकाश डाले, एक ये तुलनात्मक में आ गया कि यानी कि इस सरकार के इस योजना के लाने से पहले
कैसी स्थिति थी और योजना लाने के बाद अब क्या हुआ, लाने से पहले क्या था और लाने के बाद क्या हुआ, उन दोनों के परिवर्तन का एक तुलनात्मक किया तो उसमें निष्कर्ष दिया जाता है। हर प्रश्न में जरूरी नहीं है कि आपको कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, वो आप उत्तर को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये रटी हुई जो प्रक्रिया है ना, जो ज्यादातर रटी हुई प्रक्रिया है, पहले भूमिका में, फिर उसका मुख्य बॉडी लिखे, फिर निष्कर्ष लिखे, फिर ये लिखे, वैसा लिखे, इस रटी हुई प्रक्रिया से बाहर निकलना है। पहले अपने आप को इससे बाहर निकालिए। आप उत्तर जैसा लिखे हैं उस पर डिपेंड करता है कंक्लूजन, और प्रश्न पर भी निर्भर करता है। हर प्रश्न में कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है, कुछ प्रश्न है वहां कंक्लूजन छोड़ करके वहां विचार या विमर्श दिया जाता है, जैसे आगे की राह क्या करना चाहिए। जैसे किसी समस्या पर बता रहे जा रहे हैं, तो किसी समस्या पर बता रहे हैं तो समस्या का वर्णन किया, उसके बाद एक आगे की राह कि अब भविष्य में सरकार को क्या करना चाहिए, इसको लेकर के एक चिंतन प्रस्तुत किए, जिसको उपसंहार भी कह सकते हैं। या किसी चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे कोई घटना है, अब उस पर आप प्रकाश डाल रहे हैं, मान के चलिए किसी के शासनकाल में किसी के विकास पर आप डाल रहे हैं, तो वहां क्या तुलनात्मक तो कुछ होगा नहीं, तो वहां पर क्या है, उसका पूरा घटनाक्रम को जिक्र किया, हाँ ऐसा ऐसा हुआ, जैसे प्रथम विश्व युद्ध पे ही पूछा, आप पूरे तरीके से उसको वर्णन करते चले गए, हाँ प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी ऐसी स्थिति हुई, युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा स्थिति हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, ऐसा हुआ, तब उसके लास्ट में एक कंक्लूजन कर दिया जिसको कहते हैं उपसंहार। तो ये कई तरीके से होते हैं, प्रश्न के हिसाब से होते हैं, इसमें एक ही जरूरी नहीं है कि सबका उत्तर सेम ही लिखना। ज्यादातर स्टूडेंट आंसर राइटिंग में यही गलती करते हैं, वो एक कैटेरिया बना लेते हैं, उसी कैटेरिया में आंसर डालने का कोशिश करते हैं, जो कि क्या होता है, उसको एवरेज मार्किंग कर देते हैं। जो चेक करने वाले टीचर होते हैं वहीं पर होता है एवरेज मार्किंग। और इससे क्या होता है कि यदि आपका मेंस निकल भी गया तो कम मार्क्स रहने के कारण इंटरव्यू में उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि मेंस का इंटरव्यू में लगभग सबको मार्क्स एक जैसा ही आता है, तो मेंस का मार्क्स ही आपका रिजल्ट तय करता है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, इंटरव्यू का मार्क्स आपका रैंक तय करता है, आप कौन से अधिकारी बनिएगा, वो सिर्फ उसको आगे पीछे कर देता है। अब है 13 नंबर, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सत्य असत्य वाली है, फिर वही चीज है जैसा पहले बताए थे, जो भी कथन असत्य होगा पहले उसको टिक लगा देना है। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, गलत है, टिक लगा दिया, यानी कौन नंबर गलत है, एक तो हो गया गलत। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते, सही है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, ये भी सही है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये भी सही। 5वां ऑप्शन तो सबको पता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसमें असत्य कौन है, क है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, क नंबर। इसका सही उत्तर क्या हो गया, क नंबर हो गया। कोई और असत्य होता तो अंग हो जाता, लेकिन चूंकि एक ही है। अब है भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। इसका तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप ही लोग दीजिए। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, यानी कौन कौन सा अंग भारत की संसद का है। पहला विकल्प है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। दूसरा विकल्प है लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद। तीसरा लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री। चौथा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए हैं, सर घ होगा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। हाँ बिल्कुल, इसका घ उत्तर होगा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मंत्रिपरिषद भी होगा। मंत्रिपरिषद क्यों नहीं होगा, जैसे आपको इंटरव्यू में यह सवाल किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद क्यों नहीं होगा। क्योंकि मंत्रिपरिषद ऑलरेडी किसके अंदर में होता है, वो तो राष्ट्रपति के ही अधीन है।
वो एक तरह का राष्ट्रपति का ही काम कर रहा है ना, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पे कर रहा है। और ये किसके, इसके लिए फिर वो लोकसभा का इसको बहुमत चाहिए, यानी प्रधानमंत्री को। अगर प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं तो मंत्रिपरिषद वहीं समाप्त हो जाएगी। ऐसे सवाल आपको फंसाने के लिए किए जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो ये सब पर भी विचार करने की जरूरत है कि मंत्रिपरिषद क्यों नहीं होता है संसद का, क्योंकि राष्ट्रपति होता है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है। काम, देश का सारा काम किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तो सिर्फ उनकी क्या है, सहायक है। लेकिन प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं देश के, भले ही वो राष्ट्रपति के नाम से कार्य करते हैं। अब 15 का है क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर एक नोट्स भी बना हुआ है पूरी तरह से। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम पे पूरी तरह से नोट्स भी बना हुआ है, एक स्टूडेंट एडवांस को आंसर दे दिए और इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी। शिक्षा का अधिकार पे भी नोट्स बना के दे दिए हैं और अभी जो नई शिक्षा नीति है उस पर भी नोट्स बना करके दिए हुए, टेलीग्राम में भी है, वेबसाइट में भी है। सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25 पब्लिक कंप्यूटर मुफ्त मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल है, यानी किस किस स्कूल में ये 25 पब्लिक कंप्यूटर दिया जाएगा। पहला है केवल सरकारी स्कूल, दूसरा है केवल प्राइवेट स्कूल, तीसरा है सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, चौथा है सरकारी स्कूल अनुदानित प्राइवेट स्कूल। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है घ नंबर। सरकारी स्कूल भी होगा, अनुदानित प्राइवेट स्कूल भी होगा, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल भी होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल में जाते हैं। अभी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें आप लोग को पता होगा कि 25% बच्चों के लिए सरकार रुपये देती है। जैसे 25% बच्चे, नियम है कि हर स्कूल को 25% सीट किसको देना है, गरीब बच्चे को देना है। और ये 25% गरीब बच्चों का खर्च कौन देगी, ऐसा नहीं कि ये स्कूल फ्री में पढ़ाती है, ये चीज बदल, ये 25% बच्चे का फी कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, इसका फी गवर्नमेंट देती है। वास्तव में पता है ये क्या है, ये इसका बहुत तारीफ हो रहा था जब ये स्कीम आई थी, अभी भी बहुत तारीफ होता है, लेकिन मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला कैसे है, तो ये हुआ गवर्नमेंट का पैसा निकाल के प्राइवेट स्कूलों को देने का एक स्कीम होगा। जब देना है तो सबका दे दीजिए, 100 का दे दीजिए, 100% का। ऐसे भी शिक्षा, हर व्यक्ति को शिक्षा देना ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। कम से कम जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनका तो है ही मौलिक अधिकार, और सरकार की जिम्मेवारी भी है, इन्हीं का दे दीजिए। तो ये सब क्या होता है ना, घपला करने का एक तरीका है कि चलो भाई अब इसी बहाने क्या हो रहा है, सरकार का कोष का पैसा निकल करके आ रहा है। प्राइवेट स्कूल किसका है, बड़ा प्राइवेट स्कूल वो किसी पॉलिटिशियन का है, किसी बड़े बिजनेसमैन का है, किसी बड़े अधिकारी का है। सामान्यतः उन्हीं के होते हैं जितने बड़े बड़े स्कूल होते हैं। और ये लोग सगन क्या करता है, ये लोग जो 25% लेता है सरकार से तो लेता है, साथ में इधर गार्जियन से भी ले लेता है। इन लोग कहता है ठीक हम फी नहीं लेंगे लेकिन एडमिशन लगेगा, एडमिशन चार्ज लगेगा, बुक लेना होगा, ड्रेस लेना होगा। पता चला कि लगभग पूरा फी ले ही लेता है, यानी डबल इनकम हो गया है इस 25% में, सरकार भी दे दिया और इधर से भी ले लिया। अब इसका उपाय यही है, वो करेगी नहीं कि सीधा है कि सरकार जब देना ही 100% का दे दीजिए,
और एक कोष खोल दीजिए, जैसे अभी कोविड में कोविड का हुआ ना, कोविड केयर, प्रधानमंत्री केयर फंड, उसी प्रकार एजुकेशन के नाम पर एक फंड खोलिए जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखे, और अपील कर दीजिए कि जो लोग अब इसी पे दान करें, तो स्वाभाविक है जो अपने बच्चों के पीछे लाखों रुपया खर्च कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल में, खासकर मिडिल क्लास गार्जियन जिनको काफी दिक्कत होती है, जब उनको ये रुपया बचेगा तो इसका जरूर है कि 25 से 30% वो उस कोर्स में देगा। प्लस आप एसेस टैक्स लगा सकते हैं एजुकेशन के लिए, जैसे भी इस बजट में क्या ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए लगाया गया है सेस टैक्स अलग से, जिसकी जो गाड़ी 15 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो उसी प्रकार एक सेस टैक्स लगा दीजिए कुछ कुछ चीजों पर अतिरिक्त, जो रुपया कहाँ जाएगा तो उसके फंड में चला जाएगा, एजुकेशन फंड जो बना है उस पर चला जाएगा। हालांकि ऐसा होने वाला है नहीं, ये बातें बहुत लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये होने से दिक्कत है। अब निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, दो कथन है, इस पे पहले ध्यान देने कह रहा है। पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से? इसके विकल्प है, पहला है केवल एक, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा है केवल दो, यानी कि जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जज, तीसरा है एक और दो, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जस्टिस भी, अन्य जज भी, दोनों हो गया। अब है घ में केवल एक अंशतः दो, घ में है केवल एक अंशतः दो, तो इसका सही जवाब होगा ग नंबर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी और अन्य न्यायाधीश भी। अब भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। अच्छा, वाणिज्य से एक चीज याद आया, अभी अफगानिस्तान में कुछ घटनाएं घट रही है, वो आप लोगों को पता है? अफगानिस्तान में भी क्या हो रहा है, जिसमें कि भी पूरा वर्ल्ड जो राजनीति है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिला हुआ, खासकर भारत, ईरान, रूस, ये सब ज्यादा है, अमेरिका, ये सब ज्यादा इससे प्रभावित है, खासकर भारत, ईरान और रूस इससे ज्यादा प्रभावित है। आज जो है तालिबान का जो शीर्ष नेता है वो मॉस्को से ये ऐलान किया, हालांकि ये बहुत पहले से ही खबर आ रही थी कि अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से कब्जा हो रहा है। पहले था क्या लगभग 50 जिले, आज 3 बड़े नेता ये ऐलान कर दिया अफगानिस्तान मॉस्को कि 85% अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ चुका है। एक खबर ये हिलाने वाला रहा। अब इसमें नुकसान क्या है, तालिबान का ऑलरेडी भारत से शुरू से नहीं पड़ता है, कंधार हाईजैक में तो खुल के साथ दे दिया था हाईजैकर का। ईरान उसका बॉर्डर में आता है अफगानिस्तान का, तो ईरान को डर है कि अगर तालिबान का असर अफगानिस्तान में अगर उसकी सत्ता आती है तो उसका असर थोड़ा बहुत ईरान का बॉर्डर में, जो ईरान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पड़ेगा। भारत का क्या है, इसको डर है कि अगर कहीं ऐसा होता है तो हो सकता है कि ऐसा होने के बाद आपका क्या कहते हैं, यहाँ का जो है कश्मीर का जो है मुद्दा फिर से खराब हो सकता है। कश्मीर में
फिर से मुद्दा खराब हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वहां आतंकवाद की घटनाएं बढ़ सकती है। और ऑलरेडी क्या है, खबर आ रहा है कि चीन उनको फेवर कर रहा है, तालिबान को फेवर कर रहा है। हालांकि इससे चीन को भी नुकसान है, क्योंकि तालिबान वहां मजबूत होता है तो वो जो सीपेक का उसका प्लान है पोक में, वो प्रभावित होगा। अब तालिबान में भी क्या है, कई गुट है ऐसा। और तालिबान का मतलब होता है, बहुत कम लोगों को तालिबान का मतलब पता है, तालिबान का मतलब होता है आमतौर पे स्कूल। तालिबान का मतलब आमतौर पे स्कूल होता है। असल में ये जब 79 से 89 के बीच में जब वहां रूस का कब्जा था, तो अमेरिका, सऊदी अरब और भी एक दो तुर्की, इनके फंड में क्या हुआ था, वहां पर एक ये था जो पश्तून, तालिबान पश्तूनी शब्द है जिसका अर्थ होता है मदरसा स्कूल। तो वहां पश्तूनी कबीलाई जो था, उन लोगों का एक लड़ाका का फौज था जो कि लड़ रहा था, उनको ये लोग हथियार देते थे। जब ये लोग जीत गए और सोवियत संघ उस समय खाली कर दिए, तो उस समय क्या किया गया कि ये लोग एक बैनर तले आए जिसका नाम रखा गया तालिबान, अलकायदा। तालिबान हुआ, उसी का एक भाग हुआ अलकायदा। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, कई गुटों में बढ़ गया। अब एक गुट ऐसा है जो कि पाकिस्तान को का भी विरोधी है, जो कि कुछ दिन पहले मिलिट्री स्कूल में ही अटैक कर दिया था 2014 में। तो तालिबान का अभी क्या है कि अगर वो वहां ज्यादा सक्रिय होता है तो रूस के लिए भी खतरा हो रहा है, भारत के लिए तो खतरा है ही। और ऐसा एक रिपोर्ट आया है कि भारत में 20 आतंकी संगठन है जिसका तालिबान से दोस्ती है। और भारत का क्या है कि वहां पर काफी निवेश हो चुका है, वहां पर भारत का काफी निवेश हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो भारत को वो भी टेंशन है। तो आज जो है भारत 50 कर्मचारी को कंसल्टेंसी ऑफिस से वापस लाया, बुला लिया है। कितने? 50 कर्मचारी को जहाज भेज के वापस बुलाया है, क्योंकि ये रिपोर्ट आ रहा है कि वहां गृह युद्ध छिड़ेगा। गृह युद्ध क्यों छिड़ेगा? क्योंकि अब हुआ ये है कि तालिबान कब्जा करते जा रहा है। अब तालिबान के कब्जा करने से जो वहां आम लोग है, वहां का जो स्थानीय आम लोग है, वो अब तालिबान के खिलाफ हथियार उठा रहा है। वो भी अब तालिबान के खिलाफ हथियार उठा रहा है। तो ये जो तालिबान के खिलाफ हथियार उठा रहा है, तालिबान तो ऑलरेडी हथियारबंद होते हैं, तो स्वाभाविक है कि आगे चल के वहां गृह युद्ध हो सकता है। तो एक चीज बताइए, ये कंसल्टेंसी होता है और एक एम्बेसी होता है। ये कंसल्टेंसी और एम्बेसी में क्या अंतर है, आप लोगों को पता है? कोई बताएंगे? इसको कंसुलेट भी कहते हैं, इसको कंसुलेट भी कहते हैं। तो अंतर क्या है ये कंसुलेट और एम्बेसी में? देखिए कंसुलेट जो होता है, एक्चुअली बता रहे थे तालिबान के बारे में कि तालिबान जो है वहां पर अफगानिस्तान में काफी मजबूत स्थिति बना ली है। उनका दावा है कि 85% अफगानिस्तान उनके कब्जे में आ चुका है, जिससे क्या है कि ईरान और भारत और रूस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये बॉर्डर में आते हैं, ईरान, भारत और रूस, ये सब बॉर्डर है। और अब क्या है, जब ये बॉर्डर पे आ रहे हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। बॉर्डर पे भारत को खतरा है आतंकवाद का, क्योंकि 20 आतंकी संगठन उसका दोस्त है भारत का। और कश्मीर में उनका काफी पकड़ हो सकता है, सीमा से जुड़ता है। और चीन को सीपैक से खतरा है कि कहीं तालिबान बाद में पलटी मारा तो सीपैक पर उसका प्रभाव पड़ेगा। भारत आज क्या किया है, वो एक स्पेशल जहाज भेज करके अपना कंसुल, वहां जो उसका भारत का कंसुलेट ऑफिस था, उस कंसुलेट ऑफिस से 50 कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। जिसके बाद की और खतरा नजर, ज्यादा लोगों को लग रहा है कि ये खतरा बढ़ रहा है। खतरा क्यों बढ़ रहा है?
क्योंकि वहां का स्थानीय लोग भी अब तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिया। तो मेरा सवाल था कंसुलेट और एम्बेसी में क्या अंतर है? जैसे देखते होंगे एम्बेसी में गए, भारतीय एम्बेसी, तो कंसुलेट और एम्बेसी में ज्यादा अंतर नहीं है। कंसुलेट होता है वाणिज्यिक दूतावास। कंसुलेट क्या होता है? वाणिज्यिक दूतावास। और एम्बेसी होता है राजनयिक दूतावास। ये जरूरी नहीं है कि किसी देश में होता है कि वाणिज्यिक दूतावास होता है, राजनयिक दूतावास नहीं होता, किसी में दोनों होता है। जैसे कि अफगानिस्तान में 4 कंसुलेट है, यानी 4 वाणिज्यिक दूतावास है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में भारत वहां काफी निवेश किया है, तो इस वजह से वहां दूतावास बढ़ा दिया है अपना। कहीं कहीं क्या होता है, वाणिज्यिक दूतावास ही होता है, लेकिन ये राजनयिक दूतावास का भी काम करता है, और कहीं कहीं सिर्फ राजनयिक दूतावास होगा, यही इसका काम करेगा, वाणिज्यिक दूतावास का काम करेगा। तो वो प्रशासन को बांटने का अपना तरीका है। अभी ये सब करंट इशू पर ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा आएंगे। ठीक, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन था 17 नंबर में, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल 19। इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है। ऐसा होता है, अभी भी होता है। स्टेट जीएसटी, पहले ये सेल्स टैक्स के रूप में लेती थी राज्य, अब जब से जीएसटी आया तो इसी में जोड़ा जाता है, एसजीएसटी यही होता है। हालांकि अब एक राज्य है, और अभी भी जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है उस पर तो लगा ही सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो, वहीं पे लगा सकता है जिस राज्य में ये कर की व्यवस्था है। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? यानी ये जो कर लगाने का निर्धारण है कौन करता है, सवाल ये है। पहला है राज्य, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही ये तय करेंगे कि राज्य ऐसा कानून बना लगा सकता है या नहीं लगा सकता, ये उनके अधिकार में आता है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है, 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। 1986 का जो नागरिकता अधिनियम था वो काफी फेमस हुआ था, क्योंकि ये नागरिकता क्या किया था, पहली बार इस अधिनियम के नागरिकता के आने के बाद एक काफी तेजी से क्या हुए थे, एक खासकर असम वगैरह में दंगा फसाद हुआ था, और उतना ही बवाल मचा था जितना 2019 के इसमें बना हुआ था, सीएए के आने के बाद हुआ था, उस समय भी ये बवाल मचा था। और यहाँ पर क्या किया गया था, एक लिमिट किया गया था। अब क्या हुआ था कि एक टाइम बनाया गया था कि अब इतना ईस्वी से होने के बाद से क्या होगा, उसको आपको माता पिता का भारतीय होना अनिवार्य होगा। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जन्म हुआ भारत में तो चलो नागरिकता दे दिए, अब क्या होता था, माता को लिया जाता था, फिर उसके बाद क्या होता था, पिता का जो होता है वो उसको दिया जाता था। तो इस वजह से क्या हो रहा था, नागरिकता का बोझ बढ़ रहा था। मान के चलिए कोई अवैध पर आया, अवैध रूप से आया कहीं से भी, अब यहाँ वो आया और उनके बच्चे हो गए, अब बच्चा को नागरिकता मिलेगा। अब जब उनको नागरिकता मिलेगा तो स्वाभाविक है कि इसके बाद क्या होगा, इस अधिनियम उसके माता और पिता को भी देना होगा। साथ में एनआरसी का, असम में एनआरसी का कंसेप्ट इसी समय पहली बार आया था, जो असम में एनआरसी हुआ है वो इसी समय आया था। इस वजह से भी असम में काफी दंगे फसाद हुए थे। तो 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए। पहला है दोहरी नागरिकता, दूसरा है 18 साल की उम्र में सही मतदान,
ठीक। तीसरा है श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। अब है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा इसमें से सत्य है। पहला क्या था, दोहरी नागरिकता, ऐसा नहीं है, इसमें कोई दोहरी नागरिकता की बात नहीं थी। 18 साल की उम्र में सही मतदान, ये भी इसमें नहीं था। तीसरा है श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई, ये इसमें किया गया था, क्योंकि अब तो चेंज हो गया था, तो कहीं ना कहीं अब उसको दिक्कत होगा। जब ये रूल कर दिया गया था माता पिता दोनों का होना अनिवार्य है, तो इस प्रकार से इसमें क्या है, केवल 3 सत्य है। अब अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने की बात कर रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य। अब है राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है, इनमें से किसके मतों से राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। ठीक, अब इसका विकल्प से पहले देख लेते हैं। राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक, राज्यसभा का सभापति का मतलब क्या हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। अब उपराष्ट्रपति जब हो गया तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा यानी 1 नंबर और राज्यसभा यानी कि 2 नंबर। अब 1 नंबर और 2 नंबर किस में है, कौन सा ऑप्शन में है, यहां पर क में नहीं है, ख में है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ख नंबर। ठीक, क्लियर है यहां तक, ये क्वेश्चन समझ गए ना कैसे इसको ये किए। हेलो, यस सर। आवाज जा, ये क्वेश्चन समझ गए, यस सर। कैसे किए, अब समझ गए तो जरा समझाइएगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो इसके माध्यम द्वारा चुना जाता है, तो जब इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। चलिए ठीक है, तो समझ गई, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति हुआ। इन्हीं के माइक कोई अपने फोन में हेडफोन लगा के रखे जिनसे मेरा आवाज टकरा रहा है। उपराष्ट्रपति हुआ। अब उपराष्ट्रपति चुनता है, लोकसभा सब सदस्य, लोकसभा राज्यसभा। सभा दोनों इसमें को सीधा, का ही मत होता है उसमें। इसमें सीधा समझे कि संसदों के कुल सांसद, संसद के कुल सांसद, क्योंकि इसमें मनोनीत भी चुनते हैं, तो इसका सही जवाब हो गया 1 और 2 जो कि ख में। यस। अब 20 नंबर चलते हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। कोई हेडफोन यूज कर रहे हैं क्या अपने फोन में, हेडफोन या ईयरफोन, उनका प्लग सही कीजिए, शायद इसलिए आवाज टकरा रही है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष
कौन होता है? पहला विकल्प है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, तीसरा नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, चौथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है घ नंबर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। कौन होता है इसका? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद यानी कि सीनियर सिटीजन कमिटी, नेशनल सीनियर सिटीजन कमिटी का। अब आगे का सवाल Yes, देखते sir. हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए, माइक आप लोग सभी ऑफ कर लीजिए, जब बोलना होगा आवाज टकरा रही है किन्हीं के हेडफोन से। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक, किस अधिनियम के द्वारा, यानी सॉरी किस अनुच्छेद के द्वारा, यानी कौन सा मौलिक अधिकार, किसकी बात कर रहे हैं? गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थान, अल्पसंख्यक जैसे कि आपको हो गए कौन सा? एएमयू, ये अल्पसंख्यक संस्थान में आते हैं एएमयू में। तो इनको क्या किया गया है? आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि अब एएमयू है या नहीं ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ है गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थान। अब एएमयू के बारे में रिसर्च करना होगा, इसे तो इसको सरकारी फंड मिल ही रहा है, तो ये गैर अनुदान तो हुआ नहीं। गैर अनुदान तो तब होगा ना जब वो किसी प्रकार का अनुदान नहीं ले रहा है। तो इस वजह से उसके एक एग्जाम्पल के लिए ही समझाए थे, हो सकता है एएमयू आरटीआई के अंतर्गत ही हो, वो चेक करना होगा। तो इनमें पूछ रहा है कि जो भी गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थान है वो कौन सा मौलिक अधिकार के कारण आरटीआई अधिनियम के यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। पहला है विकल्प में अनुच्छेद 16, दूसरा में 19 का 1 का सी, तीसरा में अनुच्छेद 29, चौथा में अनुच्छेद 30 का 1, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब कौन सा होगा जरा आप लोग बताइएगा। कौन सा इसका सही जवाब होगा? कोई बताएंगे? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 30 का 1। अनुच्छेद 30 का 1, आर्टिकल 30 का 1। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। ठीक, क्योंकि ये अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। 3 प्रकार की देती है अनुच्छेद 20, पढ़े हुए हैं मौलिक अधिकार में, जो लोग में पहले से पढ़ रहे हैं मेंस क्लास उनको पता है अनुच्छेद 20 क्या है। तो ये 3 प्रकार की देती है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कौन कौन सा? भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण, यानी कि यदि जब अपराध किया है उसी समय के हिसाब से उसको सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बाद में उस पर कानून बदल दिया जाए और सजा हार्ड कर दी जाए। हाँ, कानून बदल कर अगर सजा इजी किया जा रहा है तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन नुकसान नहीं। दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा देना है। तीसरा, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, किसी को गवाही देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मजबूर नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो उसके विषय में पूछ रहा है अनुच्छेद 20 के तहत
अपराध के आरोपी व्यक्तियों की कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, इनमें से कौन सा नहीं किया गया है। ठीक, अब इसका देखते हैं क्या है। एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, ये वही हुआ भूत लक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, यानी कि आपको जब क्राइम किए हैं तभी के हिसाब से सजा मिलेगा, उसका बाद में सजा बढ़ा देने से या भविष्य में कभी भूतकाल में कभी था कि उसका बहुत हार्ड सजा था, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लाभ मिलता है, तो ये अनुच्छेद 20 में है। दूसरा दोहरा खतरा, यानी वही बात हुई दोहरे दंड से संरक्षण, इससे भी आपको संरक्षण मिल रहा है। तीसरा है आत्मदोष के खिलाफ निषेध, यानी कि गवाही देने के विरुद्ध से संरक्षण, शब्द बदल गया है, मीनिंग वही है। चौथा है 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार, ये क्या है, अनुच्छेद 22 है, ये 22 के अंतर्गत आता है। इस वजह से क्या है, घ नंबर इसमें ये वाला सुरक्षा प्रदान अनुच्छेद 20 के तहत नहीं की गई। मौलिक अधिकार तो ये है, लेकिन ये 20 नहीं 22 के तहत है। ठीक, तो इसका उत्तर हो गया घ नंबर। यहां तक क्लियर है। अब 23 पढ़िए। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। निर्वाचन आयोग के चुनाव से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायतें और नगरपालिकाएं, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ग नंबर। अब ग नंबर क्यों होगा, क्योंकि इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। इसका राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। राज्य निर्वाचन आयोग आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन है, तो हो सकता है विधान परिषद का चुनाव तो यही कराती है ना, निर्वाचन आयोग ही कराते हैं। ये इसका उत्तर आप डी दिए है या फिर पहले वाला का दिए थे, डी 22 का? सर पहले वाले का। अच्छा, ओके। तो राज्य का जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसको आप से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन है। और जैसा कि भी ओके सर। जो नगर पालिका इलेक्शन कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। सवाल आ सकते हैं, जैसे इसका बिहार में राज्य, माइक ऑफ कर लीजिएगा जिनका भी ऑन है, या हेडफोन छोड़ा लीजिए, हेडफोन छोड़ा के फिर से लगाइए। वहां हेडफोन का अगर पिन सही से नहीं लगा होता है तो तब क्या होता है कि ये कनेक्शन प्रॉब्लम करता है, और उसका सही से लगा रहता है तो फिर नहीं होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग को रीड कर लीजिएगा, उसका कब बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग कब गठन हुआ, अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, साथ में कितने सदस्य होते हैं, और बिहार इलेक्शन के पंचायत इलेक्शन में क्या क्या वो नए नए नियम लाए या क्या क्या किस प्रोसेस को अपनाए, ये सब रीड कर लीजिएगा, इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ग नंबर। अब आते हैं 24 में। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? पहला है राष्ट्रपति का अध्यादेश, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, तीसरा है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, चौथा चुनाव आयोग, पांचवा इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश पता है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का शक्ति है, जिसमें क्या होता है कि जब कोई संसद सत्र नहीं चल रहा है, कोई खास गंभीर विषय है, तो उससे संबंधित कानून लाता है और वह कानून बन जाता है और 6 माह तक वो प्रभावी रहेगा। 6 माह के अंदर यदि संसद में पास हो गया तब क्या होगा, वो परमानेंट हो जाएगा। नहीं हुआ, अगर उसको संसद में निरस्त कर दिया तो 6 हफ्ते के भीतर क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। 6 हफ्ते के भीतर वो कानून निरस्त हो जाता है। तो सवाल यही था, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। 124 से फिर सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसके जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसका कार्य का जो है न्यायाधीश वगैरह का वर्णन उसमें है।
तो 24 में कौन नंबर हो गया कि 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन है। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इससे के किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? आपातकाल की बात हो रहा है, 352 की बात हो रहा है। ध्यान रखिएगा, आपातकाल का 3 जगह है, 352 में, 356 में, 360 में, और 352 से लेकर के 60 तक आपातकाल का ही वर्णन है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि 352 के तहत पूछ रहा है कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। ठीक, इसका पहला है बाह्य आक्रमण, दूसरा है सशस्त्र विद्रोह, तीसरा है आंतरिक अशांति, चौथा है वित्तीय स्थिति खराब होना, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सबको पता है 352 तीन स्थिति में लगता है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और युद्ध की स्थिति में। तो बाह्य आक्रमण हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह यानी क और ख इसका सही है। तो ऐसे में क्या होगा, इसका उत्तर अंघ हो जाएगा, एक से अधिक। आंतरिक अशांति पहले था, लेकिन 1978 में इसको संशोधन करके क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है आंतरिक अशांति को ही। वित्तीय स्थिति के खराब होने पर 360 लगता है, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत है, और यह भारत में एक बार भी नहीं लगा है, 352 3 बार लग चुका है। आपातकाल पर पूरा नोट्स बना हुआ है, 3 पार्ट में है, वो भेजे भी है, आप लोग पढ़े भी होंगे, जो नहीं पढ़े हैं फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन तक ही आज चलते हैं। 15 क्वेश्चन काफी ये हो गई, टाइम हो चुकी है, सबको नींद भी आ रही होगी, सुबह क्लास पे। आगे का कल करते हैं 3 बजे से, ठीक है।